ये 5 नंबरिया क्वेश्चन है, समझा नहीं, सब पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। चलो देखो, बंगलुरु के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 46 रुपया है। मान लो ये बंगलुरु स्टेशन है, चलो देखो, ये बंगलोर का बस स्टैंड है, ये मल्लेश्वरम एक शहर का नाम है, बंगलोर भी राजधानी है कर्नाटका का। मल्लेश्वरम एक है यशवंतपुर, समझा। ये बंगलोर का बस स्टैंड है, मल्लेश्वरम का 2 टिकट ले रहा है कोई व्यक्ति, समझा। इस बस स्टैंड पर एक व्यक्ति 2 टिकट मल्लेश्वरम का और 3 टिकट वैसे यशवंतपुर का ले रहा है, तो 2 और 3 5 टिकट खरीदा, तो इसके लिए इसको 46 रुपया देना पड़ा, समझा। यानी बंगलोर बस स्टैंड में कोई व्यक्ति मल्लेश्वरम एम से मल्लेश्वरम का 2 टिकट लिया और यशवंतपुर जाना है 3 व्यक्ति को, तो 3 टिकट लिया। तो कोई एक व्यक्ति 5 टिकट लेने के लिए जाता है, 2 लेगा कहाँ का, मल्लेश्वरम का, 3 यशवंतपुर का। ये आदमी जब पैसा देता है तो उसको काटा जाता है 46 रुपया, यानी 2 टिकट और 3 टिकट 5 टिकट का दाम 46 रुपया। तो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग न टिकट का दाम होगा। तो मान लो एक टिकट का दाम बंगलोर से मल्लेश्वरम तक का कुछ होगा, मानना होगा ना। जैसे प्रश्न से देखो, प्रश्न से बी से बंगलोर हुआ, समझा। बी से एम मल्लेश्वरम के लिए, बी से एम के लिए 2 टिकट तथा बी यानी बंगलोर से वाई के लिए यशवंतपुर के लिए 3 टिकट का दाम 46 रुपया है। यानी बंगलोर से मल्लेश्वरम के लिए 2 टिकट तथा बंगलोर से यशवंतपुर के लिए 3 टिकट का दाम 46 रुपया है प्रश्न से। तो मान लो बंगलोर से मल्लेश्वरम के लिए 1 टिकट का कुछ दाम होगा, और फिर बंगलोर से यशवंतपुर के लिए भी 1 टिकट का कुछ दाम होगा। तो मान लो बंगलोर से एम से मल्लेश्वरम 1 टिकट का दाम है, मान लेते हैं 10 रुपया, 2 टिकट का दाम 20 रुपया होगा। इसके बाद मान लेते हैं बंगलोर से यशवंतपुर के लिए भी कुछ दाम होगा, मान लो 1 टिकट का 8 रुपया है, तो 3 टिकट का 8 24 रुपया।
तो एक टिकट का है 8 रुपया, तो 3 टिकट का 24 रुपया। एक टिकट का बंगलोर से मलेश्वरम का 10 रुपया, तो 2 टिकट का 20 रुपया। तो 24 और 20 44 रुपया दे करके मलेश्वरम के लिए 2 टिकट और यशवंतपुर के लिए 3 टिकट, 5 टिकट हो जाएगा। 20 और 24 44 रुपया में तो 50 रुपया देगा, तो उस व्यक्ति को 6 रुपया घुमाएगा। तो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग दाम होगा टिकट का। तो मान लेते हैं बंगलोर से मलेश्वरम के लिए एक टिकट का दाम x रुपया है, तो 2 टिकट का दाम 2 गुने x 2x रुपया, 3 टिकट का दाम 3x रुपया होगा ना। तो माना कि बंगलोर से M, B से M, यानी बंगलोर से मलेश्वरम तक के एक टिकट का दाम बराबर x रुपया है। इसीलिए B से M तक 2 टिकट लिया है, तो 2 टिकट का दाम बराबर 2 गुने 2x रुपया होगा। तो बंगलोर से मलेश्वरम के लिए B से M के लिए दो टिकट का दाम कितना हो गया? 2x रुपया। अब मान लो बंगलोर से यशवंतपुर का भी टिकट का कुछ दाम होगा। तो मान लेते हैं बंगलोर से यशवंतपुर का एक टिकट का दाम लेता है y रुपया, तो 2 टिकट का दाम 2 गुने y, 3 टिकट का दाम 3 गुने y होगा। तो लिखेंगे पुनः माना कि B यानी बंगलोर से y यानी यशवंतपुर के एक टिकट का दाम y रुपया है। इसलिए बंगलोर से यशवंतपुर के 3 टिकट है, 3 टिकट का दाम एक का y रुपया, तो 3 का 3y रुपया होगा। तो दूसरा हो गया B बंगलोर से y तक यानी यशवंतपुर तक के 3 टिकट का दाम बराबर 3y रुपया। बोलो समझा? अब प्रश्न में देखो, प्रश्न में क्या दे रहा है। प्रश्न से बंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मलेश्वरम के लिए तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 46 रुपया है। यानी बंगलोर से मलेश्वरम के 2 टिकट का दाम। प्रश्न से B से M यानी मलेश्वरम तक के 2 टिकट का दाम जोड़ बंगलोर से यशवंतपुर B से Y तक के 3 टिकट का दाम, ये दोनों मिला करके 46 रुपया देना पड़ता है। तो बंगलोर से मलेश्वरम B से M तक के 2 टिकट का दाम, B से M के लिए 2 टिकट का दाम 2x रुपया है। तो B से M तक के लिए 2x रुपया जोड़ B से Y तक के लिए, B से Y तक के लिए 3y रुपया है बराबर 46 रुपया। प्रश्न से ये हो गया समीकरण 1 होगा। समझा इसको? तो पहला समीकरण हो गया 2x प्लस 3y बराबर 46 रुपया। समीकरण 1।
यहाँ तक हुआ। परंतु यदि 3 टिकट मलेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 74 रुपया है। यानी मलेश्वरम के कितना? 3। यदि 3 टिकट मलेश्वरम के, तो बंगलोर से मलेश्वरम के लिए हम लोग एक टिकट का दाम X रुपया माने हैं। B से M तक के एक टिकट का दाम बराबर X रुपया। इसलिए बंगलोर से मलेश्वरम तक कितना टिकट लिया? 3 टिकट। 3 टिकट का दाम 3 रुपया होगा। अतः B से बंगलोर से M तक, बंगलोर से मलेश्वरम तक 3 टिकट का दाम 3 रुपया होगा ना। फिर कह रहा यदि 3 टिकट मलेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे बंगलोर से 5 टिकट, तो चूंकि बंगलोर से यशवंतपुर के लिए 5 टिकट है ना, तो बंगलोर से यशवंतपुर का यानी B से Y तक के एक टिकट का दाम Y रुपया माने हैं। Y रुपया है। इसलिए बंगलोर से यशवंतपुर तक के 5 टिकट लेता है ना, 5 टिकट का दाम 5 Y रुपया होगा। इसको लिखेंगे अतः बंगलोर से Y तक यानी यशवंतपुर तक के 5 टिकट का दाम बराबर 5 Y रुपया। ये जो निकला है 5 Y रुपया 5 टिकट का, और B से M तक मलेश्वरम तक के 3 टिकट का दाम 3 रुपया निकला है ना। लेकिन प्रश्न से देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, 3 बंगलोर से मलेश्वरम के 5 टिकट, 3 टिकट मलेश्वरम का और 5 टिकट यशवंतपुर का लिया तो उसको 74 रुपया देना पड़ा, कुल लागत 74 रुपया। यानी प्रश्न से 3 टिकट मलेश्वरम के बंगलोर से, प्रश्न से प्रश्न में कह रहा है बंगलोर से M यानी मलेश्वरम तक के 3 टिकट का दाम और बंगलोर से यशवंतपुर के 5 टिकट का दाम कितना? 74 रुपया है ना। ये हो गया 74 रुपया। बंगलोर से M तक के 3 टिकट का दाम, बंगलोर से M तक 3 टिकट का दाम 3 रुपया है। इसके लिए तुमको 3 रुपया हो गया, जोड़ B से Y तक यानी बंगलोर से यशवंतपुर तक के 5 टिकट का दाम, B से Y तक के 5 टिकट का दाम 5 रुपया है, तो 5 रुपया प्रश्न से ये 74 रुपया के बराबर है ना।
ये दूसरा समीकरण हुआ। पहला समीकरण हो गया 2x प्लस 3y बराबर 46। इसके बाद हो गया दूसरा 3x प्लस 5y बराबर 74। तो बंगलोर से मलेश्वरम तक के एक टिकट का दाम और बंगलोर से यशवंतपुर तक के एक टिकट का दाम निकालना है। तो दोनों समीकरण को हल करेंगे। तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे, ये हो गया 2x बराबर 46 माइनस 3y, इसलिए x बराबर 46 माइनस 3y बटा 2 निकलेगा। तो x बराबर हो गया तुमको 46 माइनस 3y बटा 2 समीकरण 3। ये 2 है समीकरण 2, ये 1 है। दूसरा समीकरण 3x प्लस 5y बराबर 74 और 3x बराबर 74 माइनस 5y 74 माइनस 5y, इसलिए x बराबर 3। ये हो गया समीकरण 4। समीकरण 4 एवं 3 एवं 4 x से बराबर हुआ 72 माइनस 5y बटा 3 समीकरण 4। तो समीकरण 3 और 4 से दोनों बराबर होगा। 46 माइनस 3y बटा 2 बराबर 74 माइनस 5y बटा 3। तिरछा गुना करेंगे माइनस 9y बराबर 4 माइनस 10y और 10y को इधर लाएंगे तो प्लस 10y माइनस 9y, ये हो गया 148 प्लस 138, इसीलिए y बराबर 10 निकला। जी y का मान 10। किसी भी समीकरण 3 या 4 में बैठा देंगे तो 3 में बैठाएंगे x बराबर 46 माइनस 3y बटा 2, 46 3y का मान 10 बटा 2 46 माइनस 10 या 30 बटा 2 46 बराबर 16 बटा 2 बराबर 8, x बराबर 8। तो हम लोग x y किसको माने हैं? माना कि बंगलोर से मैसूर के एक टिकट का दाम x रुपया है। तो बंगलोर से मैसूर के लिए एक टिकट का दाम बराबर 8 रुपया और बंगलोर से यशवंतपुर के लिए एक टिकट का दाम 10 रुपया बराबर 10 रुपया निकला आंसर। देखो कितना आंसर होगा, देखो गणित में। देखो अगला उदाहरण में P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। यानी समीकरण दिया हुआ है 4x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। एक समीकरण, ये दूसरा समीकरण। तो इसमें P, यहाँ पर P है ना, दो वेरिएबल x y है। P एक संख्या है, समझा। अर्थात P का क्या मान देंगे ताकि ये दोनों समीकरण का हल अद्वितीय हो। इसका अर्थ क्या हुआ? एक और केवल एक हल प्राप्त हो, यानी वेरिएबल x का भी एक हल और
y का भी एक हल। तो एक और केवल एक हल किस समीकरण युग्म का प्राप्त होता है? तो संगत समीकरण युग्म का होता है ना। तो संगत समीकरण युग्म का शर्त क्या है एक हल प्राप्त होने के लिए? तो याद करो, संगत समीकरण युग्म का ऐसी बात बोलो। संगत समीकरण युग्म का एक और केवल एक हल प्राप्त होता है, और संगत समीकरण युग्म का कोई हल नहीं प्राप्त होता है। आश्रित समीकरण युग्म का अनंत हल प्राप्त होता है। तो संगत समीकरण युग्म का एक और केवल एक हल प्राप्त होता है। इसके लिए गुणांकों का शर्त क्या है? a1 बटा b1 बराबर नहीं होना चाहिए a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 के। है नहीं ये सर? याद आया? a1 बटा a2 नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 के। इसमें a1 क्या है? इसमें देखो 4x यानी 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0, ये समीकरण एक है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। पता है ना व्यापक रूप? a1 का मान 4 है, a1 बराबर हो गया 4, है ना जी? पिछले पाठ की बातें याद करो। y का गुणांक b1, y का गुणांक p, तो b1 बराबर p। c1 बराबर 8, तो c1 का काम ही नहीं है, नहीं ना है। तो ये निकला समीकरण एक से a1 और b1। समीकरण 2 में देखो 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, यानी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a2 हो गया 2, b2 हो गया 2 और c2 हो गया 4। तो c2 का काम इसमें नहीं है। a2 बराबर 2, b2 बराबर 2। तो एक और केवल एक हल प्राप्त होता है संगत समीकरण युग्म का। तो कहता है एक अद्वितीय हल इसका होना चाहिए। एक को अद्वितीय हल तो संगत समीकरण युग्म में होता है, और संगत समीकरण युग्म का ये शर्त है गुणांकों का। इस शर्त का पालन करने वाला समीकरण युग्म संगत समीकरण युग्म होगा। तो a1 का मान 4, a2 का 2 नहीं होना चाहिए b1, b1 है p, b2 है 2, है ना? अब देखो तिरछा गुना करो तो 4 दूनी 8 बटा 2 बराबर नहीं होना चाहिए p के। तो 2 को इससे काटो 4 होगा, यानी 4 बराबर नहीं होना चाहिए p के। p का मान 4 नहीं होना चाहिए, तब ये समीकरण युग्म संगत समीकरण युग्म होगा। तो p का मान सिर्फ 4 नहीं होना चाहिए, 4 छोड़ करके कुछ भी हो सकता है। -4 हो सकता है, ये +4 नहीं होना चाहिए। -4, 2, 3 मतलब 4 को छोड़कर अनंत मान हो सकता है ना इसी बात? तो p का मान 4 छोड़ करके कुछ भी दे दो, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, प्लस में 2 या माइनस में 2, दशमलव में 2 या बटा में 2, लेकिन p इज नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए। इसको कैसे बनाए समझा? बोलो। तो p का मान 4 छोड़ करके कुछ भी देंगे तो p के किन मानों के लिए?
तो पी का मान 4 छोड़ करके कुछ भी मानों के लिए समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। समझा इसको? नहीं समझा? ना समझे। समझा? तू समझे? जी। देखो ना, आंसर में यही होगा, पी का मान 4 छोड़कर कुछ भी होना चाहिए। मिला लो आंसर, देख लो। जी सही है। आंसर 16। देखो, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समीकरण दिया है ax + 3y - k - 3 बराबर 0, 12x + ky - k बराबर 0। समीकरण 1। समीकरण 2 कहता है के का, इसमें के नजर आ रहा है ना, देखो एक जगह, दो जगह, दूसरे समीकरण में भी 2 जगह है। तो के का ऐसा कौन सा वैल्यू दे ताकि ये समीकरण युग्म के, इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त हो। तो किस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होता है? आश्रित समीकरण युग्म का। इसका मतलब ये आश्रित समीकरण युग्म होना चाहिए। आश्रित समीकरण युग्म होने के लिए क्या शर्त है? शर्त ये है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये शर्त है। तो a1 का मान यहाँ पर देखो, पहला समीकरण है समीकरण 1 से। समीकरण 1 में है कि x + 3y - k - 3 बराबर 0, है ना। तो इसमें देखो a1x + b1y + c1 बराबर 0 पहला समीकरण होता है रैखिक युग्म वाला में। x के जगह x है, a1 के जगह k है। ध्यान से देखो, है ना। a1 बराबर k, y के जगह y, b1 के जगह 3 है, b1 बराबर 3, c1 के जगह कितना है? k - 3, k - 3, c1 बराबर k - 3। समझा? अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 में है 12x + ky - k बराबर 0। इसमें होता है a2x + b2y + c2 बराबर 0 होगा। देखो, तो वैल्यू गलत दिखाया है, यहाँ प्लस के बदला प्लस है ना। हाँ जी, तो प्लस कॉमन होगा। तो यहाँ हम प्लस कॉमन ले ले, मान लो प्लस कॉमन लेंगे तो इसको पोस्ट में दोगे प्लस कॉमन लिए तो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस k - 3 c बराबर हो गया -k - 3। इसको समझा? अब समीकरण 2 में देखो, a2 का मान कितना है? 12, b2 का k, b2 बराबर k। यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो सॉरी, यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस आना चाहिए तो प्लस कॉमन लेंगे तो माइनस के जाएगा कोष्ट में। बोलो, तो c2 बराबर -k, c2 बराबर -k होगा। समझा इसको? a2 बराबर 12,
A2 बराबर हो गया A2 बराबर 12, A2 बराबर 12, B2 बराबर K, C2 बराबर माइनस C2 बराबर माइनस K, इतना होगा। इसके बाद आ जाओ ऊपर वाला में, समीकरण 1 में हो गया A1 बराबर K, B1 बराबर 3, C1 बराबर माइनस प्लस माइनस माइनस के माइनस माइनस प्लस 3, यानी 3 माइनस के लिख सकते हैं 3 माइनस के। अब होना चाहिए कौन सा समीकरण युग्म जिसका अनेक हल प्राप्त हो। तो अनेक हल प्राप्त होने के लिए गुणांकों के बीच ये समझ होना चाहिए A1 बटा A2, A1 का मान कितना है K, A2 का मान A2 का 12 बराबर B1, B1 का मान 3, B2 का K, इतना ही पर हल करो ना, 2 तो हो गया ना, इतना बड़ा इतना लिख सकते हैं, या इतना इतना B1 बटा B2 बराबर ये लिखो, या A1 बटा A2 बराबर ये लिखो, या A1 बटा A2 बराबर C1 बटा C2 लिखो, बात है बराबर है। इसको हल करेंगे, इसको समझा, के को गुना करेंगे, के स्क्वायर बराबर 12 किया 36, इसलिए के बराबर प्लस माइनस रूट 36 बराबर प्लस 6 माइनस 6, यानी के बराबर हो गया प्लस 6 एवं माइनस 6। क्या का मान जब मान लो निकल ही गया तो फिर A1 बटा A2 बराबर C1 बटा C2 करके भी के का मान निकाल सकते हैं, है ना। तो उतना ही निकलेगा। के का मान हो गया 6 प्लस 6 और माइनस 6। तो के किस मान के लिए, तो के का मान अगर प्लस 6 होगा या माइनस 6, तो दोनों जगह के का मान बैठा देंगे, तो जो प्राप्त समीकरण होगा इसके अनंत हल प्राप्त होंगे। तो प्राप्त समीकरण कौन सा होगा, तब देख लो, के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0। क्या का मान प्लस 6 ये दें, तो ये हो गया 6x प्लस 3y, 6 में से 3 गया 3 बराबर 0। एक समीकरण ये बना, है ना। दूसरा समीकरण है 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। तो 12x प्लस के का मान 6, 6y, इसका मान 6 बराबर 0। समझा। इसमें पहला समीकरण हो गया 6x प्लस 3y माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा समीकरण 12x प्लस 6y माइनस 6 बराबर 0। देखो तो आखिरी समीकरण में हम लोग एक समीकरण से दूसरा समीकरण कैसे प्राप्त करते हैं। 6 पहले समीकरण को 2 से गुना कर दो, तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, पता है ना। समझा इसको। अगले पार्ट में जो है शायद एक्सरसाइज चालू होगा।